क्रिस्टल की वो प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्शन के साथ बदल जाए उसे हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। देखिए एनिसोट्रॉपी इज डिफाइंड एज anisotropy is defined as the variation in certain physical properties of a crystal along with different directions in the crystal lattice क्या मतलब हुआ इसका? देखो बच्चों, आप ग्रेफाइट की बात करें जो कि कार्बन होता है, जो कि कुछ इस तरह से अरेंज होता है। ज्यादा बड़ा बन गया ये, बट कोई बात नहीं। बाकी ज्यादा बड़ा बन गया। क्या हो गया बेटा? ऐसा लग रहा है गले में कुछ अटक गया। पानी पिलाओ कोई उसे। देखो बच्चों, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, हेक्सागोनली, 6 कोने, ठीक है, इस तरह अरेंज होता है। और ये जो अरेंजमेंट है जो कि हेक्सागोनल कहलाती है, ग्रेफाइट में ये लेयर्स की फॉर्म में होती है। कैसी होती है? एक लेयर, उसके बाद इन लेयर्स के बीच में क्या मौजूद होता है? एक खाली जगह, एक खाली स्पेस होती है। यहां पर वेंडर वॉल फोर्सेस की मदद से ये लेयर आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। लेकिन आपस में एटम्स का कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो इसके पास ना एक पी ऑर्बिटल खाली होता है। ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 होती है, जिसकी वजह से एक ऑर्बिटल खाली होता है, या मैं कहूं पाई ऑर्बिटल होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या मौजूद होता है? फ्री होता है। तो अगर आप बिजली पास करोगे तो बिजली इन फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डायरेक्शन आपको नजर आ रही है ये पैरेलल है। कैसी है?
पैरेलल टू दी लेयर ऑफ ग्रेफाइट, पैरेलल टू दी प्लेन। लेकिन बिजली अगर मैं पास करूं तो बिजली इस तरह तो मूव करेगी, लेकिन निचली लेयर तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में गैप है, एटम से एटम कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं बिजली को पास करूंगा तो इस डायरेक्शन में तो बिजली अच्छे से पास होगी, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन को बदल दूं, परपेंडिकुलर पास करूं, तो बिजली पास। तो डायरेक्शन को बदलने से क्या प्रॉपर्टी बदल गई? आप कहोगे यस, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर बट ओनली व्हेन, जब आप करंट को पास करोगे पैरेलल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर ये पास नहीं करेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन को बदलने से बदल जाए, वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। मिसाल में लिख लो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कॉमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉमा क्लेवेज, क्लेवेज, ईडीसी। देखो बच्चों, एक क्रिस्टल है जिसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं, उन्हें मैं अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, लेट्स सपोज NaCl, छोटा वाला Na है और बड़ा वाला Cl है, मिसाल के तौर पर। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिलहाल आप मान लो कि ऐसा ही है। क्या आपको यहां पर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नजर आ रही है? यूनिफॉर्म अरेंजमेंट मतलब ये क्रिस्टल भी है, करेक्ट। अगर मैं इस क्रिस्टल को यहां से तोड़ूं, पॉइंट ए से पॉइंट, तो इस पॉइंट को मैं क्लेवेज पॉइंट कहूंगा, क्योंकि यहां से क्रिस्टल टूट रहा है, सही है। और ये जो एरे है ना, मतलब ये जिस तरतीब में एक लाइन में जो पार्टिकल अरेंज हुए हैं, इसे क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का एक एरे में, एरे ऑफ पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, ये जो क्रिस्टल लेटिस आपको नजर आ रहा है, मैं यहां से तोड़ता हूं, करेक्ट। तो टूटने के बाद जो पार्ट अलग होगा वो ऊपर वाला और नीचे वाला अलग हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से टूट सकता है, देखो पॉइंट सी से, ये भी एक क्लेवेज पॉइंट है। याद रखना कि क्रिस्टल में एक से ज्यादा क्लेवेज प्लेन हो सकते हैं, ठीक है। एक क्लेवेज प्लेन ये वाला है हॉरिजॉन्टली, और एक थोड़ा सा डायगोनली, ठीक है। आपको क्या लगता है ये जो क्लेवेज हैं दोनों, ये सेम है? सेम क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये टूटेगा तो देखो, एक साइड पर सारे ब्लैक वाले हो गए और एक साइड पर सारे ब्लू वाले हो गए, है ना, ब्लैक वाले अलग। लेकिन अगर आप पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ तोड़ो तो क्या दिख रहा है? टूटने वाली साइड एक ब्लैक एक ब्लू, एक ब्लैक एक ब्लू, एक ब्लैक एक ब्लू, एक ब्लैक एक ब्लू। इसका मतलब अगर आप डायरेक्शन ऑफ क्लेवेज को भी बदलोगे तो उससे भी आप कह सकते हो कि इस डायरेक्शन का जो क्लेवेज है वो इस वाले से क्या है, मुख्तलिफ। तो डायरेक्शन को बदलने से क्लेवेज बदल गया, यस। तो मैं कहूंगा क्लेवेज भी क्या है, एक एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। बात समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मॉर्फिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, सही। आइसोमॉर्फिज्म, इज्म का मतलब भी बताया होगा मैंने, फिनोमिना को कहते हैं, है ना। तो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें सेम शेप हो। जब मैं कहूंगा सेम शेप हो, यकीनन मैं दो मुख्तलिफ चीजों की बात कर रहा हूं कि दो मुख्तलिफ चीजें हो और उनका शेप कैसा हो, सेम। तो इस तरह के आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या कहा मैंने?
इस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, अगर वो एक दूसरे से कॉम्पोजिशन के लिहाज से मुख्तलिफ है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं NaCl और MgO, क्या ये सेम क्रिस्टल हैं बच्चों? नो, एक में Na है Cl है, एक में MgO, अलग अलग है एक दूसरे से, बट इनका जो एटॉमिक रेशो है वो सेम है कि यहां पर एक सोडियम के बदले एक क्लोरीन, एक Mg के बदले एक ऑक्सीजन। इसका मतलब एटॉमिक रेशो क्या बन रहा है? 1:1, दोनों का सेम। अब एटॉमिक रेशो सेम है तो इनके स्ट्रक्चर भी सेम होंगे, जो कि क्या होंगे? क्यूबिक। क्यूब समझते हो? उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। तो बात यह समझ आई, दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियस मुख्तलिफ हो, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे हो? सेम शेप हो। तो ऐसे क्रिस्टल्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमॉर्फ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोमॉर्फ। और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। तो बात समझ आ गई? जैसे कि NaNO3 CaCO3, एक सोडियम एक कैल्शियम, एक नाइट्रोजन एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, इसमें भी 3 ऑक्सीजन। तो एटॉमिक रेशो सेम है तो स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? सेम, जो कि है रोम्बोहेड्रल। क्या है? रोम्बोहेड्रल। अच्छा, क्रिस्टल के ना कुछ शेप होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल सिस्टम होता है, जिसमें क्यूबिक आ जाता है, जिसमें रोम्बोहेड्रल आ जाता है, जिसमें टेट्रागोनल आ जाता है, जिसमें ट्राइक्लिनिक आ जाता है, जिसमें ऑर्थोरोम्बिक आ जाता है, जिसमें हेक्सागोनल आ जाता है। तो ये 7 आपके पास क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। थोड़ा सा जिक्र है आपकी बुक में, लेकिन मैं थोड़ा बढ़कर ही बता दूंगा, लेकिन जब उसकी बारी आएगी। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? डेफिनेशन लिख लो, या डेफिनेशन अरे लिखवा देते हैं, डेफिनेशन छोटी सी है। देखिए, a phenomena in which different solid substances exist in the same crystalline structure. Same crystalline structure is called isomorphism. अब एग्जाम्पल आप लिख लो और एक चीज और लिख लेना कि भाई सिर्फ इनकी शक्लें एक जैसी हैं, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, प्रॉपर्टी भी एक जैसी हो ये तवक्को मत करना। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। बस शेप एक जैसा है, प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच नहीं होती। क्या ये बात समझ आ गई? कॉपी करो, हेडिंग लगाओ पॉलीमॉर्फिज्म। और क्योंकि मैंने यहां पर कहा है सॉलिड सब्सटेंस, तो भाई सॉलिड सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। तो कल को अगर मैं एमसीक्यूज में आपसे पूछूं कि आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, एलिमेंट, कंपाउंड या दोनों, तो ये मत कहना कि कंपाउंड, भाई एलिमेंट भी कर सकता है। समझ गए? मेटालिक एलिमेंट कर सकते हैं, सब मेटालिक एलिमेंट से। मेटालिक एलिमेंट कौन से होते हैं भाई? बहुत सारे 92 मेटल्स हैं। मेटल्स हैं, 92 मेटल हैं और आई गेस 17 नॉन मेटल हैं। 118 में से पीछे जो बचे वो मेटलॉइड्स हैं। मैनी और मॉर्फ से मुराद शेप।
पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक सब्सटेंस है, वन सब्सटेंस, या मैं कहूं एक कंपाउंड टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। मतलब एक सब्सटेंस हो आपके पास, लेट सपोज कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक सब्सटेंस है, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर भी रखता है और ये ऑर्थोरोम्बिक सल्फर कह रहा हूं मैं, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर भी रखता है। इसके ट्राइगोनल वाले शक्ल को हम कैल्साइट कहते हैं और ऑर्थोरोम्बिक वाली शक्ल को हम एरोगेनाइट कहते हैं। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल कंपाउंड है, ये सिंगल कंपाउंड दो शेप में मिलता है, ट्राइगोनल शेप में भी एग्जिस्ट करता है और ऑर्थोरोम्बिक शक्ल में भी एग्जिस्ट करता है। तो एक सब्सटेंस का मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाना, मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाना क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। और मुख्तलिफ कंपाउंड हो लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, ढेर मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो लेकिन स्ट्रक्चर एक हो। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, कंपाउंड एक हो, स्ट्रक्चर एक से ज्यादा हो। जैसे कि आपको पता होगा कि कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है। लेकिन जब पॉलीमॉर्फिज्म एलिमेंट के अंदर होती है तो उसे फिर एलोट्रॉपी कहते हैं, बट वो भी एक तरह की पॉलीमॉर्फिज्म ही है। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल में आप लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, पेज नंबर 126 पर देखो, ब्लू कलर से हाईलाइट हुई हुई है, उसे कॉपी कर लो। ऑफ एन एलिमेंट इनटू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। इसकी एग्जाम्पल है आपके पास सल्फर। सल्फर बेटा एक एलिमेंट है, करेक्ट, ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये एक एलिमेंट है। ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म कहलाती है रोम्बिक सल्फर, क्या कहलाती है, रोम्बिक सल्फर, जिसके अंदर सल्फर के जो एटम्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं रिंग की फॉर्म में। किस तरह, 8 सल्फर के एटम इस तरह आपस में, ठीक है, इस तरह रिंग की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, रोम्बिक सल्फर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो रोम्बोहेड्रल होता है। सेकंड आपके पास होता है मोनोक्लिनिक, ये भी सल्फर है, ये भी क्या है, सल्फर। यहां पर भी ऐसे 8 मॉलिक्यूल होता है लेकिन अब रिंग की शक्ल में नहीं, ये नीडल की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होता है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है और ये नीडल लाइक क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर, ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी, सल्फर की। तो जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। आपकी पेंसिल की नोक भी कार्बन की बनी है और डायमंड जो होता है वो भी कार्बन से बना है। क्या फर्क है दोनों में, एटम के अरेंजमेंट का, कि ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनली अरेंज है और डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रली कार्बन के एटम अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल बन जाते हैं। ग्रेफाइट का क्रिस्टल अलग होता है और डायमंड का क्रिस्टल अलग होता है, दिखने में तो एक दूसरे से अलग अलग है
लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी कैसी होगी, सेम ही होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होगी। तो किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाना, सॉरी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में पाया जाना क्या कहलाता है बेटा, एलोट्रॉपी। ठीक है, एलोट्रॉपी इज टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब मेरे पास रोम्बिक सल्फर भी है। जब हम रोम्बिक सल्फर को गर्म करते हैं वो क्या बन जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर बन जाता है। रोम्बिक सल्फर को जब हम गर्म करते हैं क्या बन जाता है, और जब मोनोक्लिनिक को ठंडा करोगे वापसी किस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बीच में एक ऐसा टेम्परेचर आता है 95.5 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ आ रही है, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फर भी एग्जिस्ट करेगा, और दोनों टेम्परेचर इससे बढ़ेगा तो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कम होगा तो रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस टेम्परेचर पर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी एक एलिमेंट की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करें, एक ही एलिमेंट है ना, सल्फर और रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सेम सल्फर है, ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म अलग है। तो किसी एक सब्सटेंस की अगर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट करें तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहते हैं, तो अगला टॉपिक है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या है ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर एक ही एलिमेंट के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम पर। देखिए, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which two allotropic forms of the same element coexist in equilibrium with each other is known as transition temperature. एग्जाम्पल कॉपी कर लो, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर की टेम्परेचर मेंशन कर लेना, एमसीक्यूज में पूछते हैं। कॉपी कर लिया, हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ
सॉलिड। और जब मैं सॉलिड कहूं समझ जाना क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बात हो रही है, क्योंकि ट्रू सॉलिड तो वही है। क्रिस्टल का एक टुकड़ा बना है, ठीक है, और इन टुकड़ों में आपको कहीं ज्वाइंट्स नजर आ रहे हैं, है ना, ये है, ये है। इन ज्वाइंट्स को जरा मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ऐसे ऐसे और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, बट कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिए हैं। ये एक बड़ा सा क्रिस्टल का एक पीस है, ठीक है। अब क्रिस्टल है, लेट्स सपोज अगर ये NaCl का क्रिस्टल है, तो इन पॉइंट्स पर Na और कहीं पर Cl भी मौजूद होगा, NaCl दोनों मौजूद होंगे। अगर ये डायमंड है तो फिर कार्बन मौजूद होंगे, मतलब जिस किसी का ये क्रिस्टल है उसके पार्टिकल यहां पर मौजूद होंगे, है ना। तो इस पूरे क्रिस्टल के अंदर ये पूरी जगह खाली आपको दिख रही है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो वो पॉइंट्स occupied by atom, ion or molecule in a crystal lattice is called lattice point। तो क्रिस्टल के अंदर वो पॉइंट जहां पर कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल मौजूद हो, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, लैटिस पॉइंट भी कहते हैं और लैटिस साइट भी कहते हैं। साइट, ठीक है, दोनों कहकर पुकारा जा सकता है। तो क्रिस्टल के अंदर वो जगह जहां पर एटम, आयन या मॉलिक्यूल मौजूद हो, उस जगह को हम क्या कहते हैं, लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट कहते हैं। बात समझ आ रही है? ये पूरा एक क्रिस्टल है, ठीक है। फिर इस क्रिस्टल को अगर आप गौर से देखो तो आपको नजर आएगा एक पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो है ये क्यूब। ये जो क्यूब मैंने बनाया है बेटा, ये बार बार आपको यहां भी, बराबर में भी, नीचे भी, ऊपर भी, इधर भी, उधर, ये एक यूनिट है जो बार बार खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ऐसे ही ना, ये क्यूब है ना पूरा, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब, तो वो आपके पास रिपीटेड यूनिट जो कि क्रिस्टल को बनाता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल क्या है? The basic structural unit which repeat itself in 3D and forms a crystal। तो एक ऐसा रिपीटेड यूनिट जो कि बुनियादी हिस्सा हो किसी क्रिस्टल का, जो कि खुद को रिपीट करे तीनों डायमेंशन में, तो उस रिपीटेड यूनिट को आप क्या कहते हो? यूनिट सेल। तो यहां का यूनिट सेल आपको क्यूब नजर आ रहा है, तो ये जो क्यूब है ये हो सकता है ये NaCl हो। NaCl का भी क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था NaCl MgO का स्ट्रक्चर क्यूबिक। तो ये जो यूनिट सेल है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, सॉरी, ये जो रिपीटेड यूनिट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? यूनिट सेल कहलाते हैं। तो तीन बातें मैंने की, एक आपको एरेज नजर आ रहे हैं, इस तरह एरे नजर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये एरे ऑफ पार्टिकल क्या कहलाते हैं? एरे जो आपको नजर आ रहे हैं ये है लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। इन क्रिस्टल लैटिस पर कुछ पॉइंट है जहां पर एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? फिर आपको एक रिपीटेड यूनिट भी दिख रहा है। इस रिपीटेड स्ट्रक्चर को, रिपीटेड यूनिट को, जो कि तीनों डायमेंशन में अगर रिपीट हो तो एक क्रिस्टल बना ले, तो उस रिपीटेड यूनिट को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। तीन बातें यहां पर मैंने बताई, बात समझ आ गई? अब जब मैं इसे हथौड़ा मारकर इसे तोड़ूंगा तो यहां से ये क्यूब अलग हो जाएगा, यहां से ये क्यूब अलग हो जाएगा, यहां से ये। इसी वजह से जब क्रिस्टल को आप तोड़ते हो तो उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? सिमिलर होता है ना, आइडेंटिकल होता है। वाई? क्योंकि अभी भी पूरा ये क्यूब है, जब आप इसे तोड़ोगे तो जब ये चार क्यूब एक दूसरे से अलग होंगे तो दिखने में एक दूसरे के जैसे ही होंगे। क्या ये तमाम बातें समझ आ गई?
अगर लेटिस पॉइंट पर एटम बैठा हुआ है और कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब यहां भी लेटिस पॉइंट पर कोई एटम है, यहां पर भी लेटिस पॉइंट पर कोई एटम है, और आपस में जो कनेक्टेड फोर्स है वो अगर कोवलेंट बॉन्ड है, क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, तो उस क्रिस्टल को मैं कहूंगा कोवलेंट क्रिस्टल। क्या कहूंगा? अगर कैटाइन और एनाइन बैठे हुए हैं और आपस में मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हैं, मैं कहूंगा मेटालिक बॉन्ड, सॉरी मेटालिक क्रिस्टल। अगर सॉरी कैटाइन एनाइन कह रहा था मैं, कैटाइन और इलेक्ट्रॉन, मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के दरमियान होता है ना, कि अगर कैटाइन और इलेक्ट्रॉन है और आपस में जुड़े हुए हैं मेटालिक बॉन्ड से, तो फिर उस क्रिस्टल को मैं कहूंगा मेटालिक क्रिस्टल। समझ रहे हो? अगर कैटाइन एनाइन बैठे हैं और आपस में आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहूंगा, आयोनिक क्रिस्टल। और अगर लेटिस पॉइंट पर मॉलिक्यूल बैठा हुआ है और आपस में जुड़ा है वेंडर वॉल फोर्स की मदद से, तो उसे मैं क्या कहूंगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो टाइप ऑफ क्रिस्टल ऐसे डिफाइन होगा, कैसे, कि लेटिस पॉइंट पर कौन है और जुड़ा हुआ कैसे, एटम है, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है तो कोवलेंट क्रिस्टल, आइंस हैं, आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हैं, आयोनिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूल है और वेंडर वॉल फोर्स से जुड़ा हुआ है तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अगर पॉजिटिव मतलब कैटाइन और इलेक्ट्रॉन है और आपस में मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हैं तो मेटालिक क्रिस्टल। तो टाइप किस बुनियाद पर मैं बयान कर रहा हूं कि टाइप ऑफ पार्टिकल क्या है या टाइप ऑफ फोर्स कौन सी है। अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट क्रिस्टल, अगर क्रिस्टल में आयोनिक बॉन्ड है तो आयोनिक क्रिस्टल, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब वेंडर वॉल फोर्स है तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और अगर मेटालिक बॉन्ड है तो मेटालिक क्रिस्टल। तो जिस तरह की फोर्स क्रिस्टल में एग्जिस्ट करेगी वही टाइप ऑफ क्रिस्टल वो कहलाएगा। बात समझ आ गई? तो कई सारी बातें मैंने बता दी हैं, अपने हिसाब से उन बातों को लिख लो और कुछ पूछना है तो पूछ लो। आज के लिए इतना ही काफी है।